10 मिनट तो नहीं बोलना है तो थोड़ा। नमस्कार सुबोध श्रोताओं, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसमें 2-3 लिमिट्स लग गई है। नंबर 1 कह रहे हैं 5 मिनट, तो मैंने इनको कहा कि भी 10 तो लगेंगे, ठीक है। बात अगर ढंग से कहनी है तो थोड़ी बहुत भी। दूसरी लिमिट ये है कि इन्होंने मुझे कल ही कहा, और तीसरी लिमिट ये है कि डिस्कशन भी है। तो मैं बोलूंगा हिंदी में, लेकिन बीच में जो उदाहरण होंगे वो पंजाबी में होंगे, जो साहित्य से उदाहरण होंगे। भाषा का जिन्होंने कहा तो उनको मैं कह रहा था कि भाई 8 भाषाएं तो मैं ट्रांसलेट करके समझा सकता हूँ इंगलाज जान जी को, तो भाषा की कोई दिक्कत नहीं है। आप राजस्थानी में पूछिए, अंग्रेजी में पूछिए, फ्रेंच में पूछिए, मराठी में पूछिए, बांग्ला में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पंजाबी तो है। तो लोकतंत्र की जहां तक बात है, तो लोकतंत्र हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र शायद वोटों का नाम है, और लोकतंत्र शायद बहुमत के शासन का नाम है। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र एक विचार है, एक दर्शन है, एक जीवन शैली है। वास्तविक लोकतंत्र में कोई भी इतना गरीब नहीं होगा कि किसी को अपने आप को बेचना पड़े, और कोई भी इतना अमीर नहीं होगा कि उसको दूसरे को खरीद ले। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र क्योंकि एक जीवन शैली है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुमत जो मर्जी चला ले। एक भी अगर डिसेंट वाला आदमी है, जो 1000 लोग एक तरफ है, 1 करोड़ लोग एक तरफ है, एक आदमी एक तरफ है, तो अगर वो डिसेंट है तो उसको हम समझा के बुझा के कि भाई फिलहाल हम आपकी बात नहीं मान सकते, उसको साथ लेके चलेंगे, उसको डरा के धमका के नहीं। इसको बहुत अच्छी ढंग से कहा था जब 2011 की 22 जुलाई को नॉर्वे के ओस्लो और उटोया के अंदर आतंकवादी हमले हुए और वहां 97 लोग मारे गए। तो जेम्स स्टोल्टनबर्ग, जो आज नेटो के चेयरमैन हैं, वो उस वक्त नॉर्वे के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि अभी आप क्या करोगे, आप कड़े कानून लाओगे, क्या करोगे, क्या जो है आपका समाधान क्या होगा। तो जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा था कि हम इससे ज्यादा लोकतंत्र से लड़ेंगे, हम लोगों को और ओपननेस देंगे, लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति की और स्वतंत्रता देंगे। हम वी विल फाइट विद मोर डेमोक्रेसी, वी विल मेक इट मोर इंक्लूसिव। डेमोक्रेसी कभी भी एक्सक्लूसिव नहीं होती कि फला को तो बाहर फेंक दिया, फला के हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो छोटी सी कौम है, छोटा सा ग्रुप है। नहीं, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज इंक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव। फला को निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम विचार रखना कोई अपराध नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं सत्ता को पलटना चाहता हूं, तो वो सत्ता को पलटने की बात कर सकता है। सिर्फ यही से है कि सत्ता को पलटना वो हिंसा के माध्यम से नहीं करेगा। तो पंजाबी की जहां तक बात है, तो पंजाबी के अंदर अगर हम देखेंगे, तो अगर हम बात करें एकदम जड़ से, हो सकता है कि पंजाबी भाषा का उत्स जो है गुरु नानक देव जी से पुराना हो, लेकिन पंजाबी भाषा का जो एक प्रोग्रेस है, शेख फरीद उससे पुराने हैं। शेख फरीद की भी मैं बात करूंगा। तो गुरु नानक देव जी ने जो बातें कही, गुरु ग्रंथ साहब में उनकी जो वाणी है और दूसरी जगहों पर भी उनकी वाणी है, हम जानते हैं कि पंजाबी क्या इंडियन संस्कृति ही लोकतांत्रिक नहीं है। आज ही हम फ्यूडल है, आज ही हम ये बात करते हैं कि हमारे पास इतनी मेजोरिटी है तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम कानून को पलट देंगे, हम ये कर देंगे, धर्मनिरपेक्षता जरूरी नहीं है। तो ये बेवकूफाना पूर्ण बातें होती है, लोकतंत्र के विरुद्ध बातें होती है। अगर हम देखें तो हम उनके पंजाबी साहित्य में लोकतंत्र वर्ड नहीं खोजेंगे, किसी भी साहित्य में लोकतंत्र शब्द नहीं खोजेंगे, शब्द के पीछे नहीं भागेंगे। हम लोकतंत्र की जो कदरें हैं वो कितनी उस भाषा में आती है वो बात करेंगे। लोकतंत्र की कदरों में समानता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है, जो फ्रांस की क्रांति का नारा था। ठीक है, ये 3 मेन बातें हैं। तो गुरु नानक देव जी का सारा जीवन ही आप देखेंगे तो असमानतापूर्ण, अन्यायपूर्ण, सामंतवादी समाज को समतापूर्ण, लोकतंत्रवादी बनाने का उनका संघर्ष है। उनका जो नारा है, किरत करो, काम करो, बांट सको, मिलके बांट के खाओ और नाम जपो, ये जो है वो लोकतंत्र एक तरह की कॉमनवेल्थ की कंसेप्ट है।
कि सबकी संपत्ति साझी होगी, उसको वंट सको, मतलब बराबर का उपभोग करो। वो शांतिपूर्ण उपायों के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं और उसके लिए अपनी सत्ताओं से भी टकरा जाते हैं। जब वो बाबर के अत्याचारों को देखते हैं तो वो लिखते हैं कि राजा सी मुकद्दम कुत्ते। उसके लिए बाबर उनको जेल में भी डलवा देते हैं और जेल में वो कहते हैं कि चक्की पीसो। तो उनके जो गुरु नानक देव जी के भक्त होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप तो गुरु जी चक्की पीसोगे, आपके हिस्से का 5 किलो गेहूं पीसना लाओ, हम पीस देते हैं। वो सारे पीस देते हैं और बाद में लोगों ने क्या जो जन्म साखियों की कहानियां बना दी कि चक्की तो अपने आप चल रही थी। वो ऐसा नहीं होता कि चक्की आपके आप में चले, ऐसे कोई चमत्कार नहीं होते, वो चेले चपाटे बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनका देखा जाए समानता की बात, या एकदम जो नीचे तबके के लोग जिनको कहे जाते थे उनको वो नीचा मानते नहीं थे। उनके जो शिष्य बाला और मर्दाना थे, एक जट सिख थे और एक मिरासी जो गाने वाले होते वो थे। बाला मर्दाना जो था वो मुस्लिम मरासी था, उनके साथ जिंदगी भर जो रहा। और जब वो सैदपुर के अंदर जब वो गए थे तो मलिक भागो बोल के एक बड़ा सेठ था, उन्होंने उनको बुलाया कि ये खीर पूरी बनाई, हलवा बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो खिलाऊंगा। और उधर से एक जो है पाइलालो बोल के कारपेंटर था, लकड़ी का काम करने वाला, उन दोनों को बुलाया, ठीक है। दोनों ने बुलाया तो गुरु नानक देव जी किसके घर गए? मलिक भागो के गए ना भाई लालो के गए? वो भाई लालो के घर में चले गए। भाई लालो के घर में चल के उन्होंने दाल रोटी खाई और उसको उन्होंने, वो जो मलिक भागो जब नाराज हुआ तो उन्होंने कहा कि तेरी कमाई के अंदर मुझे गरीबों का खून नजर आता है और इसकी कमाई में मुझे हक हलाल की कमाई नजर आती है, दूध नजर आता है। हालांकि जन्म साखियों वाले ने उसकी भी कहानी बना दी कि रोटी निचोड़ के दिखा दी, हलवा निचोड़ के दिखा दिया, रोटी में से दूध निकला और हलवे में से वो निकला, खून निकला मलिक भागो के हलवे में से। वो कहानियां बनाने वाले बनाते रहते, लेकिन सच ये बात थी कि उन्होंने सिंबॉलिकली कहा था कि तू शोषण करके, गरीबों का शोषण करके। उस टाइम उन्होंने एक बात कही थी जब उन्होंने लोगों ने उनको कहा कि अब नीची जाति वाले के घर में क्यों गए, तो उन्होंने कहा था कि नीचा अंदर नीच जात अरताते हूं अति नीच नानक तिनके संग है वड्या सुख। समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है कि नीच उनमें नीच, मैं उनके साथ हूं, बड़ों से मेरे को क्या लेना है। स्त्री पुरुष समानता की जहां तक बात है तो उसके लिए पूरे सिखिज्म के अंदर, पंजाब के अंदर भी कंसेप्ट है, लोकतांत्रिक कंसेप्ट। केस रख सकती है औरत, ठंडा पहन सकती है, गुरुद्वारा के ग्रंथी हो सकती है, ग्रंथ में पाठ कर सकती है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। गुरुद्वारा में नहीं जाना, मस्जिद में नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। और गुरु नानक देव जी के जब किसी ने औरत की उनके सामने बुराई की तो उन्होंने कहा कि भाई सो क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजा, आप उस औरत को खराब क्यों कहते हो जिसकी कोख से राजा जन्म ले, उसको आप कहते हैं, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहब का जो लोकतंत्र और समावेशी रूप है उसके अंदर आप देखोगे तो पंजाबी में होते हुए भी भारत के हर जाति, हर भाषा, हर वर्ग का उसके अंदर प्रतिनिधित्व है। 36 संतों की वाणी है, नाम सुनोगे आप हैरान रह जाओगे। रैदास, कबीर, शेख फरीद, पीपा जो राजस्थान के राजपूत है, नामदेव जो कि महाराष्ट्र से है, ठीक है। कबीर के तो उसमें 542 श्लोक है। रामानंद, जयदेव, त्रिलोचन, सदना जो कसाई थे, भिक्खन, परमानंद सेन जो नाई थे, धन्ना जो राजस्थान का एक जाट है, सूरदास, मर्दाना जो कि मिरासी था और सत्ता जो कि डोम था। तो इतना बड़ा, इतना अच्छा लोकतंत्र और कहां हो सकता भाई? मतलब देश के हर भाग से उसके अंदर वाणी है। हालांकि वो मेनली भक्ति का ग्रंथ है और देश के हर जाति, हर धर्म, हर इलाके का उसके अंदर प्रतिनिधित्व है, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप आगे चलते हैं तो बुल्ले शाह को देखते हैं। बुल्ले शाह भी उसी टाइप की एक लोकतांत्रिक और समानतावादी भावना है। चल बुल्लिया चलो उत्थे चलिए जिथे वसन सारे अन्य, तो ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानो मने। मतलब ऐसी जगह चलो जहां मतलब सब एक आंख से देखने वाले हो, कहते अंधे हो, ना हमको कोई जात पूछे ना हमको कोई पहचाने। उनके गुरु थे जो शाह इनायत माली राई जाति के थे, वो उनके मुरीद हो गए तो घर वाले कहते थे कि भाई तुम तो मोहम्मद साहब की नबी की औलाद हो, उनका वंशज हो, तुम तो इनके ऊपर दाग लगा दिया तुमने, है
तो वो कहते हैं कि तेरे इश्क न जाया करके थैया थैया चेती आवी में तबीबा नीता मैं मर गई। गुरु को कहते हैं। फिर उनकी फिर वो ये भी लिखते हैं कि मेरे को समझाने आते हैं लोग कि बुल्ले नू समझावण आइयां भैणां ते भरजाइयां भाभियां हैं मन जा बोलिया साडा कहना छड़ दे बल्ला लाइयां आल अली औलाद दी तू क्यों लीका लाइयां, क्यों उसको कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा, ना मैं फिरौन, बुल्लिया की जाना मैं कौन, मुझे क्या पता मैं कौन हूं, मुझे क्या पता मेरी जाति क्या है, मेरी धर्म क्या है। ये था लोकतंत्र उसका। शेख फरीद भी बोले फरीदा इकना आटा अगला अगले टाइम का मतलब अगला इकना पानी लोन अगे पैसे झांझने चोटा खासी कौन। एक तो ऐसा है जिसके अगले टाइम का आटा नहीं है और एक जो है महलों में है हलवे खाता है। तो भैया ये चोट किसको पड़ेगी बताओ मुझे। अगले जाके आगे जाके जो गुरु गोविंद सिंह भी वही आगे गुरु गोविंद सिंह जी की बात अगर करें हम तो गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि डेहरा मस्जिद सोई पूजा नमाज हुई, मस्जिद भी वही है, पूजा भी वही है, नमाज भी वही है। हिंदू तुर्क कोई राफजी इमाम साफी मानस की जात सब है एको कहते, मानव की जात तो सारी एक है। ये पंजाबी साहित्य का एक लोकतंत्र है। मॉडर्न युग के अंदर अगर हम आते हैं तो आधुनिक युग के अंदर नॉवेल्स में कविता में सोहन सिंह सीतल, मोहन सिंह, अवतार सिंह पास, शिव कुमार बटालवी, बलवंत सिंह, अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह, संतराम उदासी, लाल सिंह दिल, सुरजीत पात्र, इनके साहित्य में भी समानता की बात है, इनके साहित्य में भी लोकतंत्र की बात है, लिबर्टी की बात है। अमृता प्रीतम का अगर उपन्यास पिंजर आप देखो तो वो विभाजन की एक बड़ी ट्रेजेडी के ऊपर है। खुशवंत सिंह हालांकि उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान अंग्रेजी में लिखा लेकिन उसका बहुत भारतीय भाषा में अनुवाद भी हुआ, वो भी इसी की एक दर्द को, विभाजन के दर्द को अभिव्यक्त करता है। अमृता प्रीतम की जो कविता है वारेशानु, जिसमें वो कहती है कि आज आखा वारेशानु, आज आखा वारेशानु कबरा बिचो बोल ते किताबे इश्क दा कोई नवा वर्का खोल। एक धीर हुई सी पंजाब की, पंजाब की एक बेटी रोई थी, तू लिख लिख मारे बहन अज लखा तियां रोंदियां ते वारेशां नूं कहण उठ दर्द मंदा दे दर्दिया ते देख अपना पंजाब अज चारे पासे लाशां ते लहू भरी चला। पंजाब के अंदर इतना खून खराबा हुआ कि चनाब जो है लहू से भर गई। अगर हम अवतार सिंह पाश की बात करें, बहुत प्रोग्रेसिव शायर हैं, ठीक है, जिनका मर्डर कर दिया गया था 1988 में। फेमस कविता है सबसे खतरनाक, वो कहते हैं कि किरत दी लुट सब तो खतरनाक नहीं होंदी, पुलिस दी कुट सब तो खतरनाक नहीं होंदी। बहुत कुट में मार समझ रहे होगे। गद्दारी लोभ दी मुट्ठी सब तो खतरनाक नहीं होंदी। सब तो खतरनाक हुंदा है शांति नाल मर जाना, घर तो दफ्तर ते घर दफ्तर तो कर जाना। सब तो खतरनाक हुंदा है साडे सुपनियां दा मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ठीक है, तो ऐसा था पाश की शायरी। पाश एक विद्रोही शायर थे। संतराम उदासी एक बहुत क्रांतिकारी शायर हुए हैं, नक्सलवाड़ी धारा से प्रभावित रहे हैं। पुलिस ने उनको पकड़ा भी, मारा भी, बहुत गरीब परिवार से थे। उनके देखेंगे आप, मां धरती है तेरी गोद नूं चन होर बसेरे, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, जिथे जमदा बंदा सीरी है, जिथे कूंज केरली कावा ने। ऐसी जब बात बोलते हैं जिथे अनव्यायी मामा ने, मतलब जो रेप वगैरह SC ST की औरतों के साथ होते थे उनके बारे में वो कहते हैं। और मरते वक्त वो कहते हैं, वसीयत के नाम से वो कविता लिखते हैं। वो कहते हैं, संतराम उदासी कहते हैं कि मेरी मौत नू ना रोयो, मेरी सोच नू बचाओ। मेरी मौत पे मत रोना, मेरी सोच को बचाना। तो ये था उनका जज्बा संतराम उदासी का। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मड़ी दा दीवा गुरदयाल सिंह की जो उपन्यास है, उसके अंदर मजदूरों की आदियार पे जो खेती करते हैं, जिसको पंजाब में सीरी कहते हैं, उनकी जो व्यथा बताई गई है। उसकी माँ जगसीर की माँ नंदी और धर्म सिंह के खेत में उनका एक, उसके पिता की एक मढ़ी यानी कि एक स्मृति बनाई होती है। और वो जगसीर जब धीरे धीरे काम करने लायक नहीं रहता, नशे वशे में फंस जाता है, तो वो मढ़ी भी उसकी गिरा दी जाती है, वो दिया भी वहां से बुझा दिया जाता है।
तो उसके अंदर मजदूरों का दर्द है। उन्हीं की एक किताब है अन्ने घोड़े का दान, अंधे घोड़े का दान। इसके अंदर भी वही दलितों वाली प्रॉब्लम है। जो जमीन का मालिक होता है वो अपनी जमीन इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री लगाने के लिए दे देता है, उनके घर को उजाड़ा जाता है, गिराए जाते हैं। उस टाइप की कहानी है, बहुत ही संघर्षों की कहानी है, गरीब वर्ग के संघर्ष की। सोहन सिंह सीतल का अगर हम तूता वाला खूह देखें जो उपन्यास है, तो उसके अंदर एक शहतूत वाला कुआं होता है जो कि दो आदमियों ने मिलकर बनाया होता है, सज्जन सिंह और इलमदीन। फिर धीरे धीरे अंग्रेज आते हैं, आपस में फूट डलती है, विभाजन होता है। फिर उस कुएं पे तनेशा नाम का एक सेठ है, वो उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, उस पर कब्जा करता है। वहां एक बाबा है, बाबा अकाली, वो उससे लड़ते हैं। वो एक पूरा एक मतलब किस तरह से समाज एक डेमोक्रेटिक होने के लिए संघर्ष करता है, और जो विदेशी ताकतें हैं उनको नॉन डेमोक्रेटिक बना के, अत्याचारी बना के। शिव कुमार बटालवी को अगर तुम देखें तो शिव कुमार बटालवी को संतराम उदासी के सामने खड़ा करके मजाक उड़ाया जाता था कि भाई ये तो औरतों की बातें करता है, प्रेम की बातें करता है, विरह की बातें करता है। लेकिन उनकी एक कविता है, सुने हुए कलमा वालियो, सुने हुए अकलाम वालियो, सुने हुए हुनरा वालियो। इतना अच्छा युद्ध विरोधी गीत है वो, और इसको कुलदीप दीपक ने इतना अच्छा गाया है। मैं कहता हूं कि आप उसको जरूर सुनिए। उसकी लास्ट की लाइनें देखेंगे अगर आप, वो कहता है कि हाड़ा वे देसा वालियो, हाड़ा वे कौमा वालियो, एटमा दे ताजरो, एटम बमों के व्यापारियों, बारूद दे बन जा रहे हो, बारूद बेचने वालों, हुण होर ना मनुख दे सिर लहुआ का कर्जा चाड़ियो। अभी मनुष्य के सिर पे लहू का कर्जा और मत चढ़ाना, बहुत खून खराबा हो गया, इसको बंद करो। तो पंजाबी साहित्य के अंदर जहां विकृतियां होंगी, खराब गीत होंगे भोजपुरी की तरह के, मैं मानता हूं कि वो जरूर हैं, लेकिन उसकी जो मेन आवाज है, भले ही वो सुरेंद्र कौर प्रकाश कौर के गीत हों, या दीदार संधू के भी बहुत सारे गीत हों, या फिर आशा सिंह मस्ताना के गीत हों, गुरदास मान के हों, उनके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एक समानतावादी समाज की, एक अत्याचार से फ्री समाज की कल्पना है, उसकी कोशिशें हैं। लोग वहां लड़े भी हैं, मरे भी हैं, सिर्फ गाया ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। तो ये ऐसा एक पंजाबी साहित्य का स्वरूप मेरे सामने आता है। मेरी जो लिमिटेड अध्ययन था और लिमिटेड टाइम में जो मुझे बोलने को कहा गया, मैंने शायद ज्यादा ही ले लिया, वो मेरी ये समझ है पंजाबी साहित्य के बारे में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कहाँ से उन्होंने शुरू किया और कहाँ लेके गए हैं। सबसे बुरा है सपनों का मर जाना, ये करीब करीब सभी भाषाओं में कविता पढ़ी जा रही है। मैं सीधे आवाज़ देना चाहता हूँ कि पंजाबी की जो संयोजक हैं, पंजाबी की जो क्वेश्चन करें वो कर ले। मैं सीधे सभी मित्रों को आवाज़ देता हूँ कि बसर साहब हैं, बाहर आ जाएं, ऊपर आ जाएं, हम इन्हें सम्मानित कर रहे हैं।